हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे दो इंडेक्सेस, बहुत ही मेन है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स और सेकंड वन इज ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। रिसेंटली आपने देखा होगा कि दो इंडेक्सेस जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं आई है। रिसेंटली मैंने एक ग्लोबल पीस इंडेक्स भी कवर किया था, बट फिलहाल के लिए आपको समझना होगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और ग्लोबल जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बेसिस पर आंका जाता है कि एक देश एनवायरमेंटल यानी कि नेचर के लिए क्या कर रहा है, और साथ ही साथ जो जेंडर पैरिटी है उस पर कैसे हमारा ध्यान जा रहा है। पहले हम करेंगे ईपीआई, विच इज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स, जो कि 58 इंडिकेटर्स के ऊपर दर्शाया जाता है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से लेकर वाटर मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन तक सभी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से 2023 को अभी तक के लिए 18th सेंचुरी सिंस 18th सेंचुरी अब तक का सबसे हॉट ईयर माना गया है। बट राइट नाउ 2024 में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। देखो, रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमने कई प्रोग्राम्स चलाए हैं, रिन्यूएबल पर काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं, बट क्या ये सही है? सोलर पैनल्स में हजार्डस एलिमेंट्स का यूज़ होता है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया, जो कि वाटर में भी पाया जाता है। कंटेमिनेशन आपने देखा ही होगा ऑल ओवर इंडिया। सो कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना, ये इसी के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि गोल नंबर 5 जो जेंडर इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं पर गोल नंबर 13 क्लाइमेट चेंज के ऊपर निर्धारित है। सो हमें भी इसके ऊपर काम करना होगा, क्योंकि देखो, एनवायरनमेंट को अगर नुकसान पहुंचाया है तो उसमें सबसे बड़ा रोल ह्यूमन का रहा है हमारा, राइट। अभी के लिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी आपने देखा, जहां पर हमने कहा कि हम अपने जो धरती का एवरेज टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करेंगे, निर्धारित करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि ये 1.5 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ना जाए, राइट। सो उसके बारे में भी मैं पहले बात कर चुका हूं, बट फिलहाल आपको ये समझना होगा कि ये येल जो सेंटर फॉर एनवायरनमेंट है और साथ ही साथ कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस है, दोनों मिलकर निकालते हैं। और साथ ही साथ ये देखो कि अभी के लिए ये जो इंडेक्स है, ये पहले एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स प्रस्तुत किया जाता था इन बिटवीन 1999 और 2005, जब हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट भी होता था। और रिसेंटली लास्ट ईयर की अगर रैंकिंग बताऊं तो इंडिया सबसे लास्ट में था 18.9 के स्कोर के साथ, और जो कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने नकार दिया था। एस्टोनिया अभी के लिए सबसे ऊपर है। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है। और एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो एस्टोनिया, फिनलैंड हो गया, ग्रीस, टिमोर लेस्टे, ये कुछ जो कंट्रीज है ना, ये काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स भी काफ़ी बेहतर होता है। साथ ही साथ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में काफ़ी आगे हैं ये। और इनका जो रेट है डेवलपमेंट का, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। देखो, ये मत समझना कि इनकी इकॉनमी कम है। अगर कोई अमीर देश होता है, उसकी अगर इकॉनमी 1% भी ग्रो कर रही है ना, दैट मीन्स कि वो फार बेटर है ग्रोइंग इकॉनमी से, जो कि 7 से 8% के करीब ग्रो कर रही होती है। अभी आपको ये समझना होगा कि जो सब सहारन नेशंस हैं, जैसे ग्रीन का रीजन आप देख रहे हो, ये सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं। और साउथ एशिया का जो रैंक है वो सबसे लोएस्ट पर आ गया है, जिसमें भारत भी एक है। और देखो, इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है, बट द फैक्ट इज़ कि हमें हमारे देश से रॉ मटेरियल ही इतना निकाला गया गुरु के द्वारा कि हमें डेवलप होने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। और तब तक हमारा जो इंडेक्स है वो इतना बेहतर नहीं हो सकता। इंडिया 176 नंबर पर है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सिर्फ हम ऊपर हैं पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से। म्यांमार में तो मिलिट्री कू चल रहा है, पाकिस्तान की हालत वैसे ही अच्छी नहीं है, लाओस और वियतनाम भी इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। बट आपको ये समझना होगा कि फॉरेस्ट में हमारा 15 आउट ऑफ 180 रैंक आया है। कई बार डीप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना। रिसेंटली हमारी जो रैंकिंग है 2024 की अगर देखें तो, या फिर 2014 की देखें तो इतनी बेहतर नहीं है। 2014 में 155 थी, ये बड़ी ही है, कम नहीं हुई। साथ ही साथ हमारी जो बेहतर रैंकिंग थी आज तक की, वो 2006 में आई थी।
जब हमने 118 स्कोर हासिल किया था, यानी कि रैंक हासिल किया था, जिसके वजह से हम काफ़ी बेहतर थे। बट स्टिल अभी के लिए अगर आप देखो तो ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली साउथ एशिया में, और इसकी वजह से जो मार है वो बांग्लादेश को भी झेलनी पड़ रही है। इंडिया का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो समझो कि बैड एयर है, वो सारी बांग्लादेश की ओर जाती है। देखो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, एयर को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, राइट। बट द फैक्ट इज कि इसकी वजह से 116 बिलियन डॉलर्स एनुअली लगेंगे अगर इंडिया चाहता है इट्स इन क्लाइमेट चेंज जैसी जो असुविधाएं हो रही हैं जिसकी वजह से, या फिर हम जो पोल्यूशन है उसको अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो। अभी देखो ग्लोबल हाउस गैसेस जो हैं इनका बहुत ही अहम रोल रहा है। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये ग्लोबल गैसेस हैं। और स्टिल चाइना जो है 10,000 मीट्रिक टन से ऊपर पॉल्यूशन करता है, उसके बाद यूएस करता है, फिर तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। स्टिल हमारा रैंक इतना बेहतर नहीं है, बट हमें इसके रिगार्डिंग सोचना होगा, क्योंकि देखो अगर हम वातावरण को दूषित करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी इसके रेपरकशंस, रिजल्ट्स जो हैं वो झेलने ही होंगे। हम हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्वच्छ एनवायरनमेंट छोड़कर जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चंस रेज होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी एक बार कहा था कि जो भी ये रैंकिंग लास्ट ईयर निकाली थी उसमें कई चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई, जैसे कि इंडिया के वेटलैंड्स, फॉरेस्ट होगी, कार्बन सिंक हो गया जो कि इंडिया प्रोग्राम चलाता है। बट स्टिल अगर इनको काउंट कर भी लेना तो आप एक दो रैंक ऊपर जा सकते हो, इतना लंबा गैप आप कवर नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने कई प्लान्स चलाए हुए हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर जो क्लाइमेट चेंज है, या फिर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम, वेरियस जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, जहाँ पर एक अलग वे उनके लिए क्रिएट किया जाता है कि उनको डिस्टर्बेंस ना हो। सो अभी बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 पैरामीटर्स पर ये उतरता है: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, और लास्ट में है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसकी वजह से पता लगता है कि हम जेंडर गैप में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि एक मर्द और एक औरत, क्या दोनों की अगर पोजीशन सेम हो तो उनकी सैलरी सेम होती है, सिंपल भाषा में। और देखो इसकी वजह से कई चीज़ें आई हैं, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया भी है, और कुछ कंट्रीज़ ने तो बेहतर इम्प्रूव किया है, हालांकि कुछ नहीं कर पाई। इस इंडेक्स को लेकर आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे वहाँ पर येल और यूनिवर्सिटी लेकर आती थी, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 18th एडिशन था जो इसके ऊपर निर्धारित था। ये 2006 से इस इंडेक्स के ऊपर काम करते हैं। 0 से 1 का स्कोर होता है, वहीं पर जो 0 है वो शो करता है कंप्लीट जेंडर इम्पैरिटी, और 1 जो है वो शो करता है कंप्लीट जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी का मतलब होता है कि आप दोनों जो मेल फीमेल में कैसे आंकते हो, यानी कि फीमेल लीडरशिप कितनी इफेक्टिव है। रिसर्चर्स फ्रॉम लीडरशिप सर्कल एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां पर इन्होंने 84,000 से ऊपर लीडर्स को चुना और देखा कि फीमेल की जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है मर्द से, यानी कि मेल से। और ग्लोबल जेंडर गैप का जो स्कोर है वो 68.5 रहा 2024 में। दैट मीन्स कि 31.5% के करीब अभी भी जो गैप है वो अनएड्रेस्ड है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्टिल इस गैप में जो टॉप किया है वो आइसलैंड ने किया है, अगेन अ यूरोपियन कंट्री जिसको कि फॉलो करती हैं फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन, निकारागुआ, जर्मनी हो गया, ठीक है, देन नामीबिया हो गया, आयरलैंड हो गया, स्पेन हो गया। ये टॉप 10 कंट्रीज थी और इसमें स्टिल इंडिया का रैंक बेहतर नहीं है। 7 आउट ऑफ 10 कंट्रीज जो हैं वो यूरोप की ही हैं। और देखो सडनली एक चीज़ बढ़िया हुई, नमीबिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है वो नंबर 8 पर है, निकारागुआ नंबर 6 पर है। सो ये चीज़ें जो है ना कैरिबियन नेशंस की, ये भी बेहतर हैं। कैरिबियन नेशन हो चाहे अफ्रीकन नेशन हो, दोनों में एक एक कंट्री तो एटलीस्ट परफॉर्म की, जो कि साउथ एशिया में बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। और देखो अभी के लिए फीमेल पार्टिसिपेशन पर हम काम तो कर रहे हैं, बट स्टिल इनका जो रोल है वो एड्रेस नहीं कर पा रहे प्रॉपर ढंग से। वुमेन की जो वर्क रिप्रेजेंटेशन है वो अभी भी मर्दों से काफ़ी पीछे है, नियर अबाउट 42% के करीब। और देखो स्टिल जो सीनियर लीडरशिप के रोल हैं उसमें 31.7% वुमेन ही आगे आ रही हैं। वुमेन की जो हायरिंग है वो देखो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से काफ़ी पीछे रह चुकी है। जो इनके रोल्स हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, यानी कि जो स्टेम में इनकी पार्टिसिपेशन है वो और भी ज़्यादा नीचे हुई है 28.2% के करीब। सो यूरोप स्टिल अभी भी लीड कर रहा है, जहाँ पर
75% के करीब जेंडर गैप इन्होंने क्लोज कर दिया है। और उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका और साथ ही साथ कैरिबियन। फिर आता है साउथ एशिया और लास्ट में आता है मीना। मीना का मतलब है मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। ये समझो कि इसको रैंक लास्ट किया गया है, 61.7% के करीब ये अपना जेंडर गैप जो है वो क्लोज कर पाए हैं। साउथ एशिया जो है वो सेकंड लास्ट पर है 63.7% के साथ, जिन्होंने अपना जेंडर गैप क्लोज किया है। और इंडिया की परफॉर्मेंस अगेन 129th रैंक हासिल किया है हमने आउट ऑफ 146 कंट्रीज। स्टिल हम विद इन साउथ एशिया काफ़ी पीछे हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान से। और देखो पूरे अगर साउथ एशिया रीजन में बात करूं तो साउथ एशिया रीजन में पाकिस्तान लास्ट पर आता है। और अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि इंडिया में आखिर जेंडर गैप जो जेंडर गैप है पैरिटी का वो परसेंटेज कितनी है, लेस देन 30%। ये देखो कई जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनमें आता है। इंडिया का जो रैंक है वो 65th है ग्लोबली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में। साथ ही साथ हमारा रैंक 10वां भी है वो इन ईयर्स विद फीमेल और मेल हेड्स, क्योंकि हमने इस पर कोई स्कीम्स चलाई हुई हैं जिसकी वजह से जो लीडरशिप रोल्स हैं वो वुमेन को थोड़े ऑफर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये गैप को थोड़ा सा कम कर पाए हैं। इंडिया ने अभी तक 2024 के अकॉर्डिंगली समझो कि 64.1% अपना जो जेंडर गैप है वो क्लोज किया है। और अभी हम स्लिप कर चुके हैं, लास्ट ईयर 127 पर थे, राइट नाउ वी आर एट 129th पोजीशन। गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं जो इसमें सहायता कर रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, राष्ट्रीय महिला कोष, सुकन्या समृद्धि हो गया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये सभी जो स्कीम्स हैं ये वुमेन को आगे लाने के लिए हैं ताकि उनके लीडरशिप रोल्स आगे बढ़ें। और साथ ही साथ हमने देखा है कि पार्लियामेंट के अकॉर्डिंगली हमने कई स्कीम्स चलाई हैं। लास्ट ईयर हम एक 106th अमेंडमेंट भी लेकर आए थे जिसके तहत जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो 1/3 कर दी गई थी महिलाओं की। सो आज का आर्टिकल जो था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्सेस के ऊपर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हैड। जय हिंद।